कोचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मैं हूँ अरुणा चौधरी। डिस्कस करेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 को, और इसका जो नेक्स्ट लेवल रहेगा वो रहेगा 2024 का लेवल 2। ये है लेवल फर्स्ट। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि लेवल फर्स्ट को वॉच करते हैं, जो सेकंड को मतलब सेकंड एग्जाम देने वाले हैं, या फिर जो लेवल 2 का एग्जाम देने वाले हैं वो फर्स्ट लेवल को वॉच नहीं करते। लेकिन ये आप गलती ना करें, क्योंकि जो साइकोलॉजी है, जो सीडीपी है, दोनों की अंडरस्टैंडिंग उनकी सेम है, और पेडागोजी को देखें, वो भी आपको जो है इक्वली हेल्प करेगी। तो आप दोनों लेवल को वॉच करें और दोनों लेवल के क्वेश्चन को डील करें, ठीक है? क्योंकि लेवल क्वेश्चन डिफरेंट नहीं है, बस लेवल अलग है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें क्वेश्चन सीधे थोड़ा सा मतलब अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं, और जो लेवल 2 है उसमें क्वेश्चन थोड़ा एनालिटिकली पूछे जाते हैं, या फिर सिचुएशन बेस्ड ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक? तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप दोनों में से किसी को भी जो है वॉच कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, बल्कि आपके लिए बेहतर होगा अगर आप दोनों लेवल को वॉच करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये जरूर ध्यान देना है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है, आपकी स्पीड कितनी आ रही है, कितने टाइम में आपने इसको जो है सोल्व कर लिया है, ठीक है? तो मुझे जरूर बताना लास्ट में। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया एक भाषण विकार है। डिस्ग्राफिया कैसा एक भाषण विकार है जिसकी विशेषता हकलाना और उच्चारण में त्रुटियां करना है, या फिर एक गतियुक्त विकार है जिसकी विशेषता स्थूल पेशीय बाध्यता है, या फिर एक तंत्रिका विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि डिस्ग्राफिया का मतलब होता है लेखन संबंधी विकार। लेखन संबंधी विकार क्यों है? क्योंकि बच्चे के न्यूरो सिस्टम में प्रॉब्लम है, और न्यूरो सिस्टम में प्रॉब्लम है तो उसे कलम को पकड़ने में या फिर वृत्तनी को बनाने में जो है कठिनाई आती है, शब्दों को लिखने में कठिनाई आती है, इसीलिए उसके अक्षर गलत हो जाते हैं, इसीलिए उसके जो आकार है यानी कि वर्ड की जो शेप है वो गलत हो जाती है, ठीक है? तो डिस्ग्राफिया का मतलब होता है लेखन संबंधी विकार, यानी कि बच्चे को लिखने संबंधी कठिनाई है, ठीक? तो ये कैसा है? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये कैसे प्रॉब्लम है? एक तरह से ये लेटर फॉर्मिंग जो है प्रॉब्लम है, उनकी शेप को ये प्रॉपर तरीके से बच्चे नहीं बना पाते हैं, ठीक है ना? चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है। जो प्रतिभावान बच्चे होते हैं, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम मतलब कि जो 8 प्रकार के उपागम होते हैं, 8 प्रकार के जो अप्रोच होते हैं, किसी भी उपागम से हम उन्हें पढ़ा सकते हैं, ठीक है? लेकिन प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाने के लिए हम कोई असामान्य तरीका तो नहीं अपना सकते, ठीक है? मतलब कोई सामान्य तरीका तो नहीं अपना सकते, तो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है। वो कौन सा है? विभेदित निर्देशन, या फिर संवर्धन, या फिर त्वरण गतिवर्धन, या फिर विसर्जन। तो त्वरण गतिवर्धन यानी कि एक्सेलरेशन, ठीक है? जिसमें होता यह है कि इस तरह के बच्चे जो किताबों में दिया गया है या फिर जो फिक्स है सिर्फ उस पर नहीं टिकते, उससे आगे बढ़कर जो है उन्हें चाहिए जो अपडेटेड है, या फिर जो आगे आने वाला फ्यूचर में जो है फ्यूचर में काम आने वाला है। तो और जो मतलब जिसमें एक तरह से मतलब ऐसा ना हो कि टाइम टेकिंग हो, नहीं, टाइम टेकिंग नहीं होना चाहिए, उन्हें फटाफट चीजें जो है कवर करना अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उनकी स्पीड ज्यादा होती है। तो त्वरण का मतलब ही स्पीड से होता है, ठीक है? तो गतिवर्धन का मतलब ही स्पीड से होता है। तो ऐसे बच्चे नॉर्मल पर नहीं टिकते, एक तरह से असामान्य उन्हें सिलेबस चाहिए, असामान्य जो है तरीका चाहिए पढ़ाने का। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षक को जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें क्या चाहिए? जो शिक्षक समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें पाठ्यचर्या को अनुकूल करना चाहिए, विविध दृष्टिकोणों को शामिल करना चाहिए, अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए, और विविधता को एक बाधा के रूप में देखना चाहिए। तो उन्हें विविधता को एक बाधा के रूप में नहीं, बल्कि विविधता को एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए, ठीक है? बाकी इसमें सभी सही है कि पाठ्यचर्या को अनुकूल करना चाहिए, विविधता को विविध दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, और जो जितने भी पूर्वाग्रह है
यानी कि जितने भी ऐसे विचार है जो रूढ़िवादी है उन पर जो है उन्हें जांच करना चाहिए, उन पर विचार करना चाहिए। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एकदम सही हो जाएगा। तो ये कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, शैशवावस्था में सामाजिकरण की फिलिंग द ब्लैंक्स संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं, जबकि प्रारंभिक बाल्य अवस्था में सामाजिकरण की संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती है। कौन सी संस्थाओं की बात हो रही है? सामाजिकरण की संस्थाओं की बात हो रही है। सामाजिकरण की दो संस्थाएं होती है, एक होती है प्राथमिक जिसे हम मुख्य कहते हैं, एक होती है द्वितीय जिसे हम गौण कहते हैं, सेकेंडरी कहते हैं। तो चूंकि बच्चा शैशवावस्था में है तो परिवार में रहेगा, अभी बच्चा शिशु है तो परिवार में रहता है, तो परिवार में रहता है तो परिवार तो सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था होती है। और बच्चा बाल्यावस्था में है तो स्कूल में जाने लग गया है, बाहर निकल गया है तो विद्यालय में जाने लग गया है, तो सामाजिकरण की विद्यालय कौन सी संस्था है? द्वितीय संस्था है, या फिर उसे हम कहेंगे माध्यमिक। ठीक है, माध्यमिक भी रख सकते हैं, उसको हम द्वितीय भी बोल सकते हैं। ठीक, इन्होंने यहाँ पर द्वितीय नहीं दिया है, द्वितीय अगर देखें इंग्लिश में तो उसको हाँ सेकेंडरी कहा गया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एकदम सही हो गया। ठीक है, ये हिंदी में थोड़ी गड़बड़ करते हैं, उस चीज को आप जो है साथ में समझते चले कि इंग्लिश का भी आप थोड़ा बहुत सहारा ले, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, इंग्लिश के टर्म एकदम क्लियर रहते हैं, उनमें कंफ्यूजन नहीं रहता है, तो इंग्लिश की भी मदद आप लेते हुए चले जिससे आपको क्लियर रहे। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 क्या कह रहा है कि ले वाइगोत्स्की के अनुसार, ले वाइगोत्स्की यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक थ्योरी इन्होंने दी है, तो इनके अनुसार सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, या फिर भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। अब देखो, दो ऑप्शन आपको सिमिलर लगेंगे, जैसे यहाँ पर भी इन्होंने कहा है कि संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है, इसमें कोई गलत है क्या? दूसरा लास्ट ऑप्शन है कि भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। एक बात को इन्होंने दो तरीके से घुमाकर कह दिया है। अब आपको इसमें ध्यान रखना है कि ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ले वाइगोत्स्की ने भाषा को पहले रखा है, भाषा को पहले रखा है और संज्ञान को बाद में यानी कि दूसरे नंबर पर रखा है। क्योंकि क्वेश्चन आया है वाइगोत्स्की के अनुसार, आपको ये ध्यान देना है, क्वेश्चन आया है वाइगोत्स्की के अनुसार। यही क्वेश्चन अगर जीन पियाजे के अनुसार आया होता तब हमारा आंसर ये हो जाता, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने संज्ञान को पहले नंबर पर रखा है और भाषा को दूसरे नंबर पर रखा है, यानी कि भाषा को उन्होंने कम महत्व दिया है, सेकेंडरी नंबर पर रखा है। इसीलिए आपको ये चीज बारीकी वाली चीज ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन किसके बेस पूछा गया है, किसको आधार बनाकर पूछा गया है। तो भाषा विकास यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट बच्चे के ज्ञान को बढ़ाता तो है ही ना भाई, उसके पास में वो कितना भी इंटेलिजेंट है ना, उसके पास में अगर भाषा नहीं है तो वो अपने विचारों को व्यक्त ही नहीं कर पाएगा। लेकिन देखो, अगर उसके पास भाषा भी आ गई तो वो अपने विचारों को अच्छी तरीके से व्यक्त कर पाएगा। तो इसीलिए उसका संज्ञानात्मक विकास सुसाध्य हुआ कि नहीं हुआ, सुगम हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक, और ये एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में होती है। भाषा संज्ञानात्मक विकास से स्वतंत्र होती है लेकिन स्टार्टिंग में होती है जब बच्चा शैशवावस्था में होता है, लेकिन धीरे धीरे बाद में जाकर ये जो है एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये भी आपको जो है ध्यान रखना है, ये एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते, बाद में जाकर एक दूसरे के साथ में जुड़ जाते हैं। यानी कि अगर आपके पास में भाषा है तो आपके विचार अच्छे जो है सुगम बनेंगे, है ना, आपका ज्ञान बढ़ेगा। तो खैर, ये पूरा टॉपिक पर नहीं हम जाएंगे, इतना ही काफी है। चलिए आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर, क्योंकि 3 स्तर दिए हैं, तो किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों के व्यवहार करने चाहिए। अब जब बात अच्छे तरीके के व्यवहार की आ गई है तो गुड गर्ल एंड गुड बॉय बनने की बात आ गई है, तो आपको पता है ये लेवल बच्चे का दूसरे स्तर पर होता है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं पारंपरिक स्तर, जिसे हम कहेंगे पारंपरिक स्तर। आप इसकी स्टेज को एक बार जरूर अच्छे से पढ़ ले, क्योंकि यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक,
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार, जो ज्यादा नॉलेजेबल हो, मोर नॉलेजेबल हो, ठीक है, जैसे शिक्षक हो गए, जैसे साथी हो गए, तो वो अपने आप में क्या है, मोर नॉलेजेबल है। ठीक है, कैसे है, मोर नॉलेजेबल है। तो अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षकों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। जैसे कई बार कोई बच्चा कोई काम कर रहा है, तो अगर वो उस काम में अटक जाता है, तो यहाँ पर जो मोर नॉलेजेबल है वो उनको मदद कर देते हैं, जिससे उस काम को करने में उसे आसानी हो जाती है। ठीक है, तो ये एक तरह से मार्गदर्शन जो है मार्गदर्शन उसको प्रदान करते हैं। कारण क्या है कि सामाजिक संपर्क यानी कि एक दूसरे से जुड़कर सीखना, पढ़ना, सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है ना। तो दोनों यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, ए भी सही है, आर भी सही है, व्याख्या भी यहाँ पर जो है सही है, कोई डाउट इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अधिगम के लिए यानी कि लर्निंग के लिए, ठीक है, लर्निंग के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है। आकलन यानी कि बच्चों को असेस्ट करना, उन्हें जांचना कि भाई हमने जो बढ़ाया है वो उन्हें कितना समझ पा रहे हैं, कितना नहीं समझ पा रहे हैं, किस चीज में वो अटके हुए, किस में कंफ्यूजन है। इससे क्या होता है, इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, मुख्य लक्ष्य है कि उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, या फिर विद्यार्थी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और उन्हें ग्रेड देना, है ना, कि तुम्हारे मार्क्स कम आए हैं, तुम्हारे ज्यादा आए हैं, ये मतलब उद्देश्य या फिर ये मुख्य लक्ष्य होता है। या फिर विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक, यानी कि तुम यहाँ गलती कर रहे हो, तुम्हारे यहाँ कमी है, यहाँ पर सुधार करना है, ये सब करना। या फिर विद्यार्थी के प्रदर्शन की तुलना करना, एक मानक या फिर तय पैमाने करना। तो हमें करना क्या, इसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है कि विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना, यानी कि फीडबैक प्रदान करना, कि जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सके। यानी कि उनको फीडबैक अगर हम देंगे कि भाई तुमने यहाँ कमी छोड़ दी है, इस सेंटेंस को आप ऐसे लिखो, इस पैराग्राफ को आप ऐसे लिखो, या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करो, तो वो आगे जाकर उनकी लर्निंग को जो है क्या करेगा, सुधारेगा। ठीक है, अगर हम तुलना करने के लिए ऐसा करते हैं तो गलत माना जाएगा, नकारात्मक माना जाएगा। ग्रेड हमें कभी नहीं देना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य कभी नहीं होना चाहिए। वर्गीकृत हमें जो है बच्चों को कभी नहीं करना चाहिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं। शब्दों के खेल का मतलब क्या होता है, वर्ड प्ले। ठीक, जैसे ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो। हम जैसे खेलते थे ना, छोटे छोटे बच्चे खेलते थे, चिड़िया उड़, बत्तख उड़, ये सब खेलते थे, शब्दों के खेल है ना। जैसे आंख में चोली खेलते थे, पकड़म पकड़ाई, कैसे आपके यहाँ जो भी बोलते होंगे उसको, ठीक है, तो ये सब खेलते थे। तो ये शब्दों के ही खेल होते थे। और ऐसे खेल बच्चे कौन सी आयु में खेलते हैं, तो सीधा इसका आंसर हो जाएगा 7 वर्ष की आयु में। ठीक है, क्योंकि 7 वर्ष की आयु में बच्चा कौन सी अवस्था में है, 3 से 12 वर्ष की आयु में अवस्था बाल्य अवस्था में होता है, और बाल्य अवस्था में ही बच्चा ऐसे खेल खेलता है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है शाब्दिक खेल अगर वो खेलेगा तो 7 वर्ष की आयु में जो है खेलेगा। ठीक है, यहाँ पर जो है मिड में जो पड़ेगा स्थान, क्योंकि 3 से मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ। 3 से 6 वर्ष की आयु में वो क्या है, प्री चाइल्डहुड में है। किसमें है, प्री चाइल्डहुड में। ठीक है, और प्री चाइल्डहुड में है, फिर 6 से 11 वर्ष की आयु में वो मिड चाइल्डहुड में यानी कि मध्य बाल्यावस्था में आएगा। और मध्य बाल्यावस्था में ही इस तरह की विशेषता बच्चों में देखी जाती है। ठीक है ना। इससे पहली अवस्था में तो वो खेल खिलौनों से या फिर कहेंगे कि प्रतीकात्मक खेल खेलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की थी, है ना। ये हम पढ़ भी चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है, पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है, जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो एक बार कोहलबर्ग की नैतिक विकास की वीडियो आप जरूर देख ले। उसमें जो है मैंने अच्छे से हर एक चीज क्लियर की है, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की थी। तो आपको ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है कि उन्होंने कहा था कि जो मतलब कोहलबर्ग है, उन्होंने नारीवाद दृष्टिकोण का जो है अपेक्षा की है, उसको नकारा है।
ठीक है। यानी कि नारी यहाँ पर क्या कर सकती है, या फिर कहें कि एक पुरुष की जगह अगर एक नारी होती, एक स्त्री होती, तो वो दूसरे तरीके से देखभाल करती, उसके सिद्धांत अलग होते, उसका दृष्टिकोण अलग होता। यहाँ पर तो आपने एक पुरुष का दृष्टिकोण रख दिया है, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने नारीवादी दृष्टिकोण की जो है यहाँ पर आलोचना की थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक फिल इन द ब्लैंक्स है, जो किसी स्थिति में एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की अपेक्षा करने की प्रवृत्ति संदर्भित करता है। तो जीन पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था की बात हो रही है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो मुख्य विशेषता ये होती है उस बच्चे में कि वह क्या करता है कि जो किसी एक स्थिति या फिर एक पहलू पर ध्यान केंद्रित और दूसरों की अपेक्षा करने की प्रवृत्ति अगर उसमें है, तो इसका रीजन है कि वो एक ही चीज पर जो है सेंटर्ड हो जाता है, उसका जो ध्यान है एक ही चीज पर टिक जाता है, बाकी अन्य पक्षों पर वो विचार नहीं कर पाता, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। तो ये स्थिति देखी जाती है कौन सी अवस्था में? 2 से 7 वर्ष की अवस्था में, जिसे हम केंद्रीयकरण बोलते हैं, जिसे हम सेंट्रेशन बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम सेंट्रेशन बोलते हैं। तो उसकी टेंडेंसी, उसका जो फोकस रहता है वो सिर्फ एक एस्पेक्ट्स पर रहता है, बाकी अन्य को वो जो है नेग्लेक्ट कर देता है। ठीक, जैसे बच्चे होते हैं ना कि मतलब किसी काम को करने लग गए, किसी खेल को खेलने लग गए, तो उसमें वो पूरा मगन हो जाते हैं। ठीक, बाकी बराबर में ढोल बज रहा हो, बारात निकल रही, उन्हें कोई मतलब नहीं है। ठीक, वो चीज को नहीं देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि फिल इन द ब्लैंक्स और सोच क्या है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि जो प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि है वो कैसी होती है? वृद्धि का मतलब मैंने बताया है ना कि बाल्यावस्था में बच्चे की जो ग्रोथ है वो स्टेबल हो जाती है, वो स्थिर हो जाती है, इसीलिए इसको ठहराव की अवस्था भी कहते हैं। तो जो वृद्धि है वो कैसी है? स्थिर है, ठीक है। और जो सोच है कुछ हद तक आत्म केंद्रित हो जाती है, सेंटर्ड हो जाती है, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा। और जबकि मध्य बाल्यावस्था में जो मतलब वृद्धि है वो धीमी हो जाती है, ठीक है, धीमी हो जाती है, और सोच जो है थोड़ी तार्किक हो जाती है मध्य बाल्यावस्था में, यानी कि 6 से 11 वर्ष की अवस्था में। ठीक, थोड़ा उसमें तर्क आने लगता है। तर्क का मतलब क्या है कि जिसमें सिंबल थिंकिंग उसमें आ जाती है। ठीक, तो ये थोड़ा सा मतलब बारीकी वाला क्वेश्चन था, इसको समझने की जरूरत है। समझने की जरूरत इसलिए है क्योंकि ऑप्शन से ही आपका आंसर निकलता है ज्यादातर, तो है ना। लेकिन अगर आपको थोड़ी जानकारी है तो आप आसानी से आंसर ले लोगे। प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो वृद्धि है वो क्या होती है? स्टेबल, एकदम लगता ही नहीं है। बहुत से पेरेंट्स तो अपने बच्चों को लेकर डॉक्टर के पास चले जाते हैं, हमारा बच्चा बढ़ नहीं रहा है, हाइट नहीं निकल रही है, हमारा बच्चा खाना नहीं खाता। तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीमारी नहीं है। आप उसे, अगर आपने शिक्षा मनोविज्ञान या फिर बाल मनोविज्ञान का आपको ज्ञान है, तो आप ये जानोगे कि ये तो नेचुरल है, प्रोसेस है। इसमें बच्चे की हाइट और ग्रोथ जो है स्टेबल हो ही जाती है, एक टाइम के बाद में फिर थोड़ा उसमें मतलब धीरे धीरे वो स्टार्ट होती है, ठीक है। जैसे कि वो मिड चाइल्डहुड में आएगा, मध्य बाल्यावस्था में आएगा, तो वो धीमे से स्टार्ट मतलब होने लगता है, समझ गए। और पोस्ट चाइल्डहुड में जाते जाते थोड़ा स्पीड पकड़ता है, और जैसे ही वो आपने देखा होगा, जैसे ही बच्चे किशोर अवस्था में आते हैं, इतनी लंबी एकदम से हाइट उनकी निकल आती है, फटाफट से मतलब दिखाई देता कि अरे ये तो 4 साल पहले तो ऐसा था, अभी इतना लंबा हो गया है ना। तो ये रीजन होता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? स्थूल गतिक कौशल मैं आपको समझा चुकी हूँ, इसकी वीडियो भी आप देख सकते हैं समझने के लिए। स्थूल गतिक कौशल यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल, ठीक है। ग्रॉस मोटर स्किल कौन सी है? बुनाई, तैरना, एक कागज पर वृत्त और रूपरेखा को के अनुसार काटना, एक कागज पर एक बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना। तो स्थूल का पूछा है, ठीक है, स्थूल का पूछा तो सीधी सी बात है तैरना इसमें हो जाएगा, क्योंकि इसमें जब शरीर की बड़ी मांसपेशियों का इसमें इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि इसमें पूरे शरीर का लगभग इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन बुनाई में तो सिर्फ आपकी उंगलियों का इस्तेमाल हो जाएगा, और वर्त बनाने, रूपरेखा के अनुसार काटना, उसमें भी आपकी उंगलियों का इस्तेमाल होगा। कागज को जो है एक बड़े आयत के अनुसार जो है उसमें काटना, तो इसमें भी अपनी उंगलियों का इस्तेमाल होगा। लेकिन बात हो रही है यहाँ पर जो है
ग्रॉस मोटर स्किल की, तो उसमें तैरना अपने आप में जो है पूरे शरीर का जिसमें इस्तेमाल हो रहा है, बड़ी मांसपेशियों का इस्तेमाल हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14, भौतिक वृद्धि और विकास विकास के फिल इन द ब्लैंक्स और सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो बच्चे की फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है वो कौन से सिद्धांत को फॉलो करते हैं? तो सीधी सी बात है, कई बार आप पढ़ चुके हैं। चलिए बताइए। पहला है एकीकरण सरल से जटिल और विभेदीकरण सरल से जटिल से सरल, या फिर शीर्षगामी अवरोही, या फिर संयुक्त विकास, या फिर आंतरिक से बाहरी जिसे हम कहते हैं, या फिर संयुक्त अवरोही शीर्षगामी आंतरिक विकास से बाहरी, या फिर विभेदीकरण सरल से जटिल एकीकरण जटिल से सरल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2, जिसमें कि हमने समझा था एक तरह तो बच्चे का विकास होता है कैसे, कैसे शीर्षगामी यानी कि सिर से पैर की तरफ, ठीक है, सिर में मजबूती आएगी, फिर धड़ में मजबूती आएगी, फिर पैरों में मजबूती आएगी। और एक होता है संयुक्त विकास जिसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमोडेस्टियल, जिसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमोडेस्टियल, ठीक है, जिसमें साथ ही साथ बच्चे का यहाँ पर सीने में जो है मजबूती आती है, उसकी भुजाओं में मजबूती आती है इस तरीके से, ठीक है, और उसके बाद से उसकी कलाइयों में मजबूती आती है, ठीक, और पैरों के जो तलवे होते हैं, जो अंगुलियां होती हैं, उनमें मजबूती आती है। तो इस तरीके से बच्चे में दो तरीके से जो है विकास होता है। कौन सा विकास? जिसे हम कह रहे हैं भौतिक वृद्धि यानी कि शारीरिक विकास, ठीक है ना। तो शारीरिक विकास बच्चे में दो तरीके से होता है, फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल ग्रोथ बच्चे में दो तरीके से होती है, ठीक, समझ गए। तो शीर्षगामी यहाँ पर इन्होंने उल्टा रख दिया था, तो इससे भी जो है थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। संयुक्त अवरोही, ठीक है, या फिर शीर्षगामी आंतरिक से बाहर, उल्टा कर दिया, क्योंकि शीर्षगामी आंतरिक से बाहर नहीं होता, शीर्षगामी आंतरिक से जो बाहर होता है वो होता है कौन सा? संयुक्त विकास, यानी कि प्रॉक्सिमोडिस्टल जिसे हम कहते हैं, इस तरीके से, ठीक है ना। चलिए, इस तरह के मतलब बारीकी से आपको जो है आंसर देखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हार्वर्ड गार्टर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास फिल इन द ब्लैंक्स प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास किस प्रकार की बुद्धि अधिक मात्रा में होगी? अगर हम देखें दर्शन शास्त्री, तो दर्शन शास्त्री है तो उसमें किस प्रकार की बुद्धि होगी? उसमें होगी अंतःव्यक्तिक, जिसे हम कहते हैं इंट्रापर्सनल, जिसे हम कहेंगे इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल में व्यक्ति अपने विचारों पर मनन करता है, चिंतन करता है, ठीक है, और उसका वो गहन चिंतनशील होता है, ठीक है, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं कि वो अपने तरीकों पर, अपने नियमों पर काम करता है, तो उसे हम कहेंगे अंतःव्यक्तिक यानी कि इंट्रापर्सनल। और दर्शन शास्त्री ऐसे ही होते हैं जो विचारशील होते हैं, जो विचारों में खोए रहते हैं। और जो होते हैं मूर्तिकार, उसमें होती है स्पेशल बुद्धि, यानी कि जिसे हम कहते हैं दिक् स्थान। तो इंग्लिश में आप थोड़ा सा ध्यान इन टर्म पर ध्यान देना, इंग्लिश ज्यादा क्लियर होती है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में। तो दिक् स्थान यानी कि स्पेशल बुद्धि, स्पेशल बुद्धि में ही जो मूर्तिकार होते हैं, मूर्तिकारों का मतलब यही है कि उनके पास इस तरह की बुद्धि होती है कि कोई भी स्थान, किसी भी तरह का आकार उन्होंने देख लिया है, तो उसको संरचना देने में वो जो है माहिर होते हैं, ठीक है, उसको संरचित करने में वो माहिर होते हैं। तो इसी तरह की विशेषता रखने वाले व्यक्ति में किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है? स्पेशल बुद्धि यानी कि दिक् स्थान बुद्धि, जो मूर्तिकार बनते हैं, चित्रकार बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 है, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? अनुभवात्मक अधिगम यानी कि एक्सपेरिमेंटल लर्निंग किस पर जो है मतलब बल देती है? तो बच्चों के अधिगम पर, शिक्षक के नियंत्रण पर बल, या फिर सीखने में पुनर्बलन की भूमिका पर, या फिर आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर, या फिर एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखने पर। तो जो अनुभवात्मक लर्निंग होती है तो वो देती है किस पर महत्व? आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। कहने का मतलब यह है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होती क्या है कि बच्चे को हमने पढ़ा दिया, प्रॉब्लम समझा दी है, ठीक है, कि कोई भी कॉन्सेप्ट समझा दिया है, अब उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए, मतलब जैसे कि उसमें नहीं उतारते हैं, जैसे कोई बच्चा पीएचडी कर रहा है तो थीसिस उसमें लिखने के लिए उनको बोला जाता है, थीसिस लिखने के लिए बोला जाता है, तो उनको वो चीज एक्सपेरिमेंट करनी होती है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट में भी बच्चों को टूर पर ले जाया जाता है, जैसे कि ग्रेजुएशन है
तो उसमें क्या करा जाता है, बच्चों को मतलब फील्ड पर उतारा जाता है और वहां पर एक्सपेरिमेंटल स्टडीज कराई जाती है। वो क्यों? ताकि बच्चों में आलोचनात्मक प्रतिबिंबन यानी कि कहेंगे क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, जिसमें बच्चा कई तरह से विचार करे, उस विषय को, उस तथ्य को विश्लेषित करे, उसका विश्लेषण करे, उसमें जो है उसका कंपैरिजन करे, उसका वर्गीकरण, ये सब करना उसमें जो है बच्चा सीखे, और उसके लाभ भी सीखे, उसकी हानि भी सीखे, उसकी अच्छाइयां भी सीखे, उसकी बुराइयां भी सीखे, ठीक है, उसके गुण लाभ सब तरह का मतलब उसे जानकारी प्राप्त हो, जिसमें कि बच्चा जो है बच्चे में इस तरह का तर्क विकसित हो, जिसमें बच्चा इस तरह का तर्क दे सके कि भाई अगर कोई चीज, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कहें कि जैसे फॉर एग्जांपल मतलब ज्योग्राफी का है, ठीक है, कोई टूर हमने मतलब एक्सपेरिमेंट करने के लिए भेजा, ठीक, और उनको नदी की बाढ़ रोकने के लिए हम कोई मतलब पढ़ा रहे हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं कि किस तरीके से मतलब बाढ़ को रोका जा सकता है, जैसे कि बांध बनाना एक इसमें एग्जाम्पल है। तो बांध बनाने के लिए जगह कैसी होनी चाहिए, और उसकी हानि क्या होती है, उसकी लाभ क्या होती है, किस, अगर लाभ की बात करें तो उन्हें लाभ का भी पता होना चाहिए तर्क देने के लिए, अगर हानि की बात करें तो किस तरह के लोगों पर जो है उसका जो है प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, तो वो भी उन्हें पता होना चाहिए, तभी तो वो तर्क दे पाएंगे, तभी तो वो जो है आलोचनात्मक चिंतन का उनमें विकास हो पाएगा, ठीक है। तो अनुभवात्मक अधिगम जो है खासकर इसी पर बल देता है, ताकि बच्चे को किसी भी तथ्य का हर एक पक्ष पता हो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 है, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? समस्या समाधान कौशल बढ़ाना है, ठीक है, तो स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित करना, या फिर कठिन समस्याओं से बचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना, या फिर उन्हें कठिन समस्याओं से बचने के लिए प्रोत्साहित करना, या फिर उन्हें समस्याओं को तैयार समाधान जो है उपलब्ध कराना, या फिर उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना। तो उन्हें हमें जो है मौका देना चाहिए किसका? बुद्धि मंथन करने का, यानी कि उस पर जो है ब्रेन ब्रेन ब्रेनस्टॉर्म ब्रेनस्टॉर्म है ना, ब्रेनस्टॉर्म एंड मेक इंस्टीट्यूटिव गैसेस, यानी कि उन्हें जो है अनुमान लगाने का मौका दिया जाना चाहिए, सहज बुद्धि मंथन करने के लिए जो है, जैसे डिस्कस नहीं कराते, डिबेट नहीं कराते हैं, ठीक है, बीच में मतलब बच्चों को ग्रुप में बैठा कर, तो समस्या समाधान से उसमें जो है आसानी होती है। और अगर हम उन्हें उत्साहित करेंगे तो ये नकारात्मक होता है, ये तो कभी नहीं होना चाहिए। कठिन समस्याओं से बचने के लिए हमें उन्हें कभी प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, और तैयार समाधान दे देंगे तो भैया उनमें जो है चिंतन मंथन करने का कोई जो है मैटर ही नहीं बचेगा, ठीक है। तो उसमें चिंतन का विकास बच्चों में कैसे होगा, कैसे उनका संज्ञानात्मक विकास होगा, तो ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों को की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो, ठीक। सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। तो दोनों ही यहाँ पर जो है सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हम देखेंगे यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जिसमें कि दोनों ही सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए, एकदम सही बात है, और जिसमें सभी बच्चे को की सक्रिय भागीदारिता हो और उसमें संलग्नता हो, तो ये एकदम सही बात है, ठीक है। और ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं, जैसे कि पियाजे भी कहते हैं कि बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में जो है वो सक्षम होते हैं, ठीक। सिर्फ उनके पास में जो है आप उनको वातावरण दे दो, आप उनको माहौल दे दो, वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर लेते हैं, पियाजे यहाँ तक बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती? कौन सी पर आप अगर लर्निंग करा रहे हैं, लर्निंग प्रोसेस जो है क्लास में चल रहा है, क्लास के बाहर चल रहा है, तो ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जो अधिगम में यानी कि लर्निंग में योगदान नहीं देगी? संगठन है, वर्गीकरण है, वैचारिकता है, गैर प्रासंगिकरण है। तो संगठन भी जो है ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक चीज को दूसरी चीज से जोड़कर पढ़ाना, ये भी मदद करेगा। वर्गीकरण तुलना करके पढ़ाना, बांट कर पढ़ाना, बच्चों को बांट कर नहीं, विषय को तोड़कर पढ़ाना, ठीक है, वो भी मदद करेगा। वैचारिकता ये भी मदद करेगी, लेकिन गैर प्रासंगिकरण यानी कि जिसे हम कहेंगे इरिलीवेंट, अगर हम उसको जो है मैटर को पढ़ाते हैं, तथ्य को पढ़ाते हैं, तो वो कहाँ मदद करेगा, ठीक है, वो तो नहीं मदद करेगा, इरिलीवेंट हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा पर्सन का उदाहरण है जिसमें
विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। जब अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है तो वो क्या होता है, तो देखो वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच क्या संबंध है, क्योंकि इसमें से 4 तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और चारों में से कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जिसपे बच्चों पर विचार करना पड़ेगा। अगर बात पहले ऑप्शन की है तो संज्ञा और क्रिया में क्या करना है, संबंध बताना है। दूसरा है कि क्रिया की परिभाषा बताओ, या फिर आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं, या फिर कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इस पर तो विचार करना पड़ेगा ना बच्चों को कि भाई अपनी सोच कैसे बदली है, कैसे मतलब जो है उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है, ये बताना पड़ेगा। तो उसके लिए को कहीं लिखा हुआ उन्हें आंसर नहीं मिलेगा, ये भी लिखा हुआ आंसर मिल जाएगा, उन्हें याद करना है, समझना है, बस वो जो है डायरेक्ट लिख देंगे। लेकिन इसके लिए तो उन्हें अपने विचार निकालने ही पड़ेंगे, अपने माइंड से उन्हें व्यक्त करने पड़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। तो इसमें मतलब आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है कि मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं, या फिर मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। आंतरिक आरोपण होता क्या है, आंतरिक आरोपण यानी कि अपने आप पर जो है आरोप लगाना, अपने आप पर आरोप लगाना, अपने आप को दोष देना। और आप अपने आप को कब दोष दे पाते हो, जब आपको रियलिटी पता हो कि मुझसे गलती कहाँ हुई है। ठीक है, अगर आप विफल हो गए हो, यहाँ पर विफलता के कारण को ही तो पूछ रहा है ना, तो अगर आप विफल हो गए तो आपको पता रहता है ना कि आप कहाँ जो है विफल हुए हो। तो जब आपको पता है और आप अपने आप को दोष दो, अपने आप को ब्लेम करो, तो वो आंतरिक आरोपण होता है। और आंतरिक आरोपण यहाँ पर किस जो है ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, मुझे ग्रेड निम्न प्राप्त हुए क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं। यहाँ तो शिक्षक पर आरोप लगा दिया, ये आंतरिक थोड़ी ना है। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की, तो ये सही हो गया क्योंकि अपनी गलती वो मान रहा है ना। आंतरिक आरोपण का मतलब ही यही होता है। अगर यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में देखो कि शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण मुझे अच्छे अंक नहीं मिले, फिर से शिक्षक पर आरोप लगा दिया। और मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटका रहे थे, तो दोस्तों पर आरोप लगा दिया। दोस्त तो होते ही निकम्मे हैं, उनको तो होते सुनने के लिए, तो कभी वो अच्छा भी करते तब भी उनको सुनना ही है। तो देखो आंतरिक और बाह्य आपको समझ में आ गया होगा आंतरिक आरोपण होता क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप जो है अच्छे से समझ ले उसको। क्वेश्चन नंबर 22 है, अभिकथन है कि बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनती है ना, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। ऐसा ही देखा जा रहा है, जिसे हम रूढ़िवादी विचार कहते हैं ना। तो बच्चे, कारण क्या है, बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या फिर लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि समाज ही निर्धारित करता है कि क्या सही है, क्या लड़के के लिए है, क्या लड़की के लिए है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 23 है, ले वाइगोत्स्की के अनुसार फिल इन द ब्लैंक्स बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ले वाइगोत्स्की यानी कि जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक थ्योरी दी थी, उनके अनुसार कौन सा इसमें से बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में, संकल्पनात्मक योग्यताएं यानी कि कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो मूर्त पुरस्कार या फिर सहकर्मी योग्यता, सहकर्मी सहयोग या फिर सामाजिक अलगाव या फिर मानकीकृत पाठ्यक्रम। तो सहकर्मी सहयोग यानी कि जिसे हम कहेंगे पीयर कोलैबोरेशन, यानी कि ग्रुप टीचिंग भी हम इसको एक तरह से कह सकते हैं, बच्चों को एक दूसरे से जोड़कर पढ़ाना, एक साथ में कनेक्ट करके पढ़ाना। ठीक है, मूर्त पुरस्कार गलत है। सामाजिक अलगाव, यहाँ पर अलगाव दे दिया गया है तो ये भी जो है गलत है, नकारात्मक है। मानकीकृत पाठ्यक्रम हमें कभी नहीं रखना है, हमें लचीला पाठ्यक्रम रखना है। कैसा? लचीला पाठ्यक्रम रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक यानी कि जिसे कहते हैं इनर स्पीच,
एक इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है प्राइवेट स्पीच का, ठीक है, एक दिया है इनर स्पीच का। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है इनर स्पीच से। इनर स्पीच होता क्या है? तो बच्चों के लिए अपनी सोच को, बात वही है, आप उसको इनर स्पीच कहो, आप उसको प्राइवेट स्पीच कहो, ठीक है, अलग अलग शब्दों में कई बार पूछा जा चुका है। तो आप मतलब उसका जो आंतरिक वाक होता है, इनर स्पीच कहो प्राइवेट स्पीच कहो, उसका मतलब ही यही होता है कि वो बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका होता है। यानी कि बच्चे जो है जैसे किसी भी खेल को खेलते समय बड़बड़ाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो अपनी सोच को दिशा दे रहे होते हैं, अपनी सोच को नियंत्रित करने के लिए वो ऐसा करते हैं, ठीक है। वो नेचुरल है, वो कोई मतलब थोपा हुआ प्रोसेस नहीं है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 है कि 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है, क्योंकि वो बटन निर्जीव है लेकिन वो उसको सजीव बता रही है, वो जिंदा है, क्योंकि यह उनकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जिन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता क्या है? तो सीधी सी बात है, ये जो क्वेश्चन है, जो बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आता है, 2 से 7 वर्ष की अवस्था में आता है, जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, तो उसमें एक विशेषता बच्चे में पाई जाती है जीववादी चिंतन, जिसे हम कहते हैं एनिमिज्म थिंकिंग। एनिमिज्म थिंकिंग का मतलब ही यही होता है कि बच्चे निर्जीव वस्तु की तुलना सजीव से करते हैं, ठीक है। जैसे कि चिप्स को तितली बोल देना, वो भी एक तरह से उसी का कंपेयर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से स्वालीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता क्या कौन सी होती है? स्वालीनता वाले विद्यार्थी जो कि ऑटिज्म, जिनको ऑटिज्म होता है, ऑटिज्म का मतलब अपने आप में खोए रहना, अकेले रहना पसंद करना, ठीक है, और साथ ही साथ उन्हें थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंस उनमें कम होता है, पहली बात ये है। और दूसरा ये है कि वो अलगाव या फिर अलग अलग मतलब जो है वो रहते हैं, दूर रहते हैं समाज से, ठीक। और इसकी खासकर जो विशेषता इस तरह के बच्चों में, क्योंकि कॉन्फिडेंस कम होता है, तो बार बार दोहराव वाली यानी कि रिपीटिशन वाली चीजें इनमें देखने को मिलती है। एक चीज को ये कई बार जो है कई बारी में करते हैं, पहली या दूसरी बारी में क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो बार बार दोहराव और आवर्ती विवर्तन इसमें पाया जाएगा, ठीक है। ऑटिज्म वाली, जिनको ऑटिज्म की प्रॉब्लम है, उनमें ये विशेषता पाई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। समालोचनात्मक चिंतन का मतलब होता है कि वो तर्कशील बने, यानी कि वो किसी भी तथ्य के पक्ष विपक्ष, गुण अवगुण, ये सबको मतलब वो क्लियर कर सके, बता सके, ठीक है। तो समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए, ताकि वो कई तरीके से कई ढंग से सोच विचार कर पाए, है ना। जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं, तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते और समृद्ध करते हैं। तो दोनों ही यहाँ पर कथन सही हो जाएंगे, ठीक है, व्याख्या भी सही हो जाएगी और कथन भी सही हो जाएगा। समालोचनात्मक चिंतन को अच्छे से समझने के लिए, क्लियर करने के लिए आप इसकी समालोचनात्मक टॉपिक वाली वीडियो जरूर देखें, आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये अपने आप में कुछ हटकर नहीं है। ये समालोचनात्मक का मतलब होता है किसी बच्चे में आलोचनात्मक चिंतन का विकास करना, और आलोचनात्मक चिंतन का मतलब निंदा या फिर जो है बुराई करना नहीं होता है। आलोचनात्मक चिंतन का मतलब होता है कि आप समझ पाओ कि जो भी सामने वाले का कथन है, जो उसने हमें बताया है, उसका उसका तर्कशील जो मतलब उसमें गुण क्या है, उसका अवगुण क्या है, उसके लाभ क्या है, उसकी हानि क्या है, आप उसको समझ पाओ, ठीक है। तो बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन विकसित होना बेहद अनिवार्य है, ताकि सभी दृष्टिकोणों से, विविध दृष्टिकोणों से बच्चा एक चीज को समझ पाए, ठीक है। आलोचनात्मक कहो या समालोचनात्मक कहो या फिर उसे रचनात्मक चिंतन कहो, एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 28 है निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य यहाँ पर पूछा कौन सा होना चाहिए, तो अधिगम का पहला और प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए कौन सा, आपको ये बताना। तो क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना, ठीक है। मतलब वही
कि भाई एक पक्ष से मत सोचो जो आपको बता दिया गया है। जैसे कि राजस्थान में वर्षा के पानी को संग्रहण करने के लिए पुराने जो ढर्रे हैं, जो पुराने तरीके थे कि छतों पर पानी इकट्ठा करना, आज उस पद्धति को जो है वो लोग अपना रहे हैं। तो देखो उसके लाभ तो है, लेकिन क्या पता उसकी हानि भी हो सकती है, क्या पता उससे दूसरे और अच्छे तरीके अपनाए जा सकते हैं, ठीक है, पानी को संग्रहण करने के। तो इसे कहते हैं समालोचनात्मक चिंतन। मतलब आप किसी भी पक्ष पर समान तरीके से सोचो, उसका लाभ भी सोचो, उसकी हानि भी सोचो, उसकी अच्छाई भी सोचो, उसकी बुराई भी जो है सोचो। आपको पता होना चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि आपको जो बता दिया गया वही सही है, ठीक है, आप उसका जो है कई तरीके से आप उस पर विचार करो। क्वेश्चन नंबर है 29 की बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, या फिर अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ती है, या फिर जटिल से सरल की ओर बढ़ती है, या फिर तर्क संगत से अनुभवजन्य की ओर बढ़ती है। तो इसमें हो जाएगा हमारा 29 का ऑप्शन नंबर 1 की, जो वो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। सामान्य से विशिष्ट यानी कि हमें उन्हें पहले सरल जानकारी देनी है, उसके बाद से विशिष्ट और जटिल जानकारी देनी है, ठीक है ना। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर जो है जब हम पढ़ाते हैं तो इस तरीके से जो लर्निंग है वो ज्यादा इफेक्टिव होती है। क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 क्या है? विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता, यानी कि उन्हें आप कई तरीकों से, कई ढंग से जब आप सिखाते हैं, एक तो हो गया कि आपने सिर्फ किताब से पढ़ा दिया, दूसरा हो गया प्रैक्टिकली तरीके से पढ़ा दिया, तीसरा हो गया कि आप ग्रुप टीचिंग से पढ़ा रहे हैं, चौथा हो गया आपने कुछ उनको जो है कुछ एक्टिविटी दे दी है, पेपर वर्क दिया या फिर कुछ भी दिया। तो आप कई तरीके से मतलब चीज़ों को सिखाने की जब कोशिश करते हैं, डायग्राम के माध्यम से या फिर मैपिंग के माध्यम से या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट या फिर किसी टीएलएम के माध्यम से जब चीज़ों को ऑडियो वीडियो तरीके से आप पढ़ाते हैं, कई तरीके से मतलब जब आप पढ़ाते हैं, तो ये जो है ये जो विविधता है को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए, या फिर इसकी उपेक्षा की जानी चाहिए और सीखने की शैलियों में एक रूपता लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। यानी कि सबको आप एक तरीके से पढ़ाओ, विविध तरीके से ना पढ़ाओ, ये कहा जा रहा है। दूसरा है कि शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं रखना चाहिए, या फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा और अवरोध के रूप में देखा जाना चाहिए। तो सीधी सी बात है, आपको आंसर पता चल गया होगा कि विविधता का मतलब है कि विविध तरीके से, विविध शैलियों या फिर विविध तरीकों अपनाने का मतलब क्या होता है कि मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में इसको जो है देखा जाना चाहिए, इसको महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए, ठीक है। बाकी इसमें सब जो है गलत हो जाएंगे। तो 30 क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो आई होप आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और अगर कोई डाउट हो फिर भी तो बताना, और कितनी आपकी तैयारी है वो भी जरूर बताना, किसमें कंफ्यूजन है, नेक्स्ट वीडियो आपकी कौन सी होनी चाहिए। तो इसी तरीके से आप अच्छे से अपना जो है कवर अप करते रहिए। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।